नमस्कार दोस्तों, श्रीनाथ वीर डिफेंस एकेडमी लाइव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अपनी बात चल रही थी और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की 100 ट्रिक्स की अपन बात कर रहे थे। मतलब जो गुणा भाग या वर्ग हैं उनको अपन डायरेक्ट बड़े से बड़ा गुणा भाग जिसको अपन सेकंडों में अगर करना चाहें या कम से कम टाइम में इसको सोल्व करना चाहें तो उसके लिए क्या ट्रिक्स होती है, उनमें से 2 ट्रिक की मैं बात कर चुका था। 2 तरीके से कैलकुलेशन में आपको बता चुका था। एक तो किसी ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसका पहला अंक 5 होता है, और दूसरा 2 ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनका पहला अंक 5 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। देखिए, कैलकुलेशन के लिए ट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ट्रिक्स होते हुए भी अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है खुद का आत्मविश्वास और दूसरा खुद की तरफ से कुछ न कुछ अभ्यास या पहले से किए गए अभ्यास के अंतर्गत टेक्निक जो खुद अपन अपनाते हैं उसके आधार पर अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से एक बात स्पष्ट करूं कि मान लो अपने को 67 में 49 जोड़ना है, तो अपन क्या करते हैं, 67 में 49 जोड़ने के लिए अपन पहले इसको ऐसे लिखते हैं। 67 इसके नीचे 49 लिखा, 9 और 7 16, इस प्रकार से ऐड करते हैं। इसमें अपना टाइम ज्यादा खराब होता है, नो डाउट। यही एक मेथड है, सही मेथड तो यही है, ठीक है, जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब बात कंपटीशन की आती है तो कंपटीशन वही स्टूडेंट फाइट कर सकता है जो समय को कंज्यूम करना जानता है, जो समय की पाबंदियों में रहकर या कम से कम समय को क्वेश्चन को सोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, वो स्टूडेंट सिलेक्शन की ओर अग्रसर होता है। इसलिए यहां से अगर आपको ये ऐड करना है, इनको जोड़ना है, तो आप इसके लिए एक चीज देखो, ये जो 7 और 9 लिखे हुए हैं इनको आप पहले जोड़ने की कोशिश मत करो। आप सीधा सीधा देखो, 67 का मतलब 60 और 49 का मतलब 40, 60 और 40 हो गया 100। उसके बाद में एक्स्ट्रा कितने रह गए, 9 और 7, 9 और 7 कितने हो गए 16। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन चलाए अपन इसको सोल्व कर पा रहे। जैसे मान लो आपको 243 में 157 जोड़ना है, तो आप 243 157 मत मान के चलो। इसको पहले आप ये ले लो कि 24 और 15 कितना हो गया, उल्टा चलते हैं बट 24 और 15 हो गया 39, और 7 और 3 हो गया 10। 39 का मतलब ये 390 है, लेकिन 7 और 3 10, एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 390 में 10 और जुड़ गया, कितना गया 400। इस प्रकार से अपने को कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लो कि 224 है, उसमें से अपने को 17 घटाना है, तो अपन क्या करते हैं, 224 में से 17 घटाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन आपको 224 में से 17 ऐसे क्यों घटाते हो, आप एक काम करो, पहले 224 में से 20 कम कर लो। तो 224 में से 20 कम करोगे तो ये आएगा 204, लेकिन घटाना तो 17 ही था, इसलिए इसमें 3 वापस ऐड कर दो, तो 204 और 3 कितना हो गया 207। ये होती है कुछ एक सीधी टेक्निक। इसी प्रकार अगर अपन कैलकुलेशन में आइडिया लगाना चाहें तो जैसे मान लो एक पॉइंट अपने को दे दिया x², इसके साथ दे दिया 92 का स्क्वायर, और इस तरफ अगर दे दिया गया कि मान लो 130 गुणा आगे कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है, समथिंग मान लो 136 लिखा हुआ है, इस प्रकार का कोई एक पॉइंट है। मैं जो बात करना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें आप। जरूरी नहीं है जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है ये सही हो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इन बातों से आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आप खुद समझ रहे हो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर अपने को करनी है तो कम से कम अपने को 1 से 1.5 मिनट का टाइम चाहिए। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को अपने को सेकंडों में सोल्व करना है तो अपन वो कैसे कर सकते हैं, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, अगर अपन इसको देखें तो इसकी कैलकुलेशन के बाद में इसका मान चाहे जो भी आएगा, लेकिन निश्चित रूप से शून्य तो आएगा कि नहीं आएगा, 100%, मतलब इसमें शून्य आएगा। तो वही चीज यहां पर है। यहां आप देख सकते हो कि ये लिखा गया है 2 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर है, तो 92 का स्क्वायर यहां से तो कितना आएगा 4। अगर दोनों बराबर है तो निश्चित रूप से इसका मान भी कितना आएगा, ये जो इक्वेशन है इसका भी मान क्या आएगा 0, और गुणा में है इसलिए ये तो 0 है नहीं, तो फिर 0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट 0 होगा। तो यहां से x का जो भी मान होगा उस मान के आगे शून्य जरूर आएगा, क्योंकि उस शून्य से गुणा करने पर ये मान बराबर शून्य हो रहा है और ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होगी। तो आप ऑप्शनों में डायरेक्ट देख सकते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा मान है जो इसको शून्य बनाता है। और देखें आप, जैसे मान लो
लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर बराबर इस तरफ लिख दिया गया 140 गुणा 236। अब अपने को इसका मान चाहिए, तो ऑप्शन जो लिखे गए हैं उन ऑप्शनों में से, जैसे मान लो मैं ऑप्शन भी यहां लिख देता हूं, ऑप्शन दे दिए साहब, मान लो 36। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बात समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, बाकी ये मत मान के चलना कि ये ऑथेंटिक इक्वेशन है, ऑथेंटिक समीकरण ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से एक पॉइंट लिखा है आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए, या फिर अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आए तो कम से कम समय में या अपन डायरेक्ट ऑप्शन देखकर इसका आंसर कैसे पता लगा सकते हैं उसकी मैं बातचीत कर रहा हूं। दूसरा मान लो आपको दे दिया गया 44, तीसरा मान लो आपको दे दिया गया ऑप्शन है 42, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया अगले ने 38, ये 39। ये कंडीशन आपके सामने है। अब आपको यहां से x का मान चाहिए, तो क्या करना है? एक चीज तो यहां से क्लियर है, 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका गुणनफल जो भी आएगा, लेकिन उस गुणनफल के अंत में 0 जरूर आएगा। अब आप ये देखिए, अगर ये 0 है तो इसका भी मान तो लास्ट में 0 होगा, क्योंकि दोनों की दोनों आपस में बराबर है। अब आप उसमें से देखो यहां कितना लिखा गया है, यहां लिखा गया है 94 का स्क्वायर। 94 का स्क्वायर देखने को अपने को कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 का मतलब पहला अंक क्या आ रहा है, 6। अगर इसका पहला अंक 6 आ रहा है तो पूरे दोनों का योग शून्य आए, इसके लिए इसका पहला अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तभी तो 6 और 4 10 शून्य आएगा, तभी ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी। और अगर इसके स्क्वायर का मान 4 हो रहा है तो आप ये देखिए, किसी भी संख्या के स्क्वायर का मान अगर 4 होता है तो वो संख्या का पहला अंक क्या होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 2 और 8 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, जिसका पहला अंक 4 है। ठीक है, अब आप सीधा सीधा ऑप्शन देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका पहला अंक 2 या 8 लिखा गया है? 6 का स्क्वायर 6 ही होता है, 4 का स्क्वायर भी 6 होता है, 9 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर का मतलब पहले अंक की बात कर रहा हूं मैं, और यहां 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो अपने को इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपन केवल और केवल अपने माइंड के आधार पर या फिर अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप इसका क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका निश्चित रूप से आंसर क्या होगा भैया, ये टेक्निक अपने में होनी चाहिए, तब अपन जाकर उन ट्रिक्स का फायदा उठा सकते हैं, या जो मैं ट्रिक्स आपको सिखाने जा रहा हूं उन ट्रिक्स का आपको यूज हो सकता है, ये ट्रिक्स आपके काम आ सकती है। लेकिन मैं आपको ट्रिक्स पढ़ाऊं, आप ये सोचोगे कि यार ट्रिक्स तो अच्छी है, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक उनको अप्लाई करके खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे कि मेरा सही है, क्योंकि अपन जो शुरू से जो रिदम अपना बना आ रहा है, शुरू से जो अपन काम करते आ रहे हैं, शुरू से जो कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, अपने को ज्यादा विश्वास उन्हीं पर होता है। अपन ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि अच्छी ट्रिक पढ़ने को मिली, लेकिन उसको अप्लाई बहुत कम करते हैं। और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स की कोई भी ऑपरेशंस हो, कोई भी संक्रिया हो, जब तक अपन उनको अप्लाई करके नहीं देखेंगे, जब तक खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आपके कभी भी अपने आप में उतर नहीं सकती, तब तक वो आपके लिए कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकती। चलिए स्टार्ट करता हूं। अब मेरे हिसाब से जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे कि केवल ट्रिक्स सीखनी नहीं है, उनको अप्लाई भी करना है। और अप्लाई तभी करोगे जब ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन आप देखो। मतलब अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करनी है, या कैलकुलेशन में आप ये चाहते हो कि मैं सॉलिड हो जाऊं, तो उसके लिए आप 2 टॉपिक है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। लॉकडाउन में इसका फायदा उठाएं ताकि कम से कम कैलकुलेशन अपनी अच्छी हो जाए, ये समय की बचत हो। इसके लिए आप एक तो टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, और दूसरा टॉपिक है प्रतिशत, क्योंकि इन दोनों प्रतिशत के जो शुरू के बेसिक सवाल हैं, इन दोनों टॉपिकों में हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतनी ही ट्रिक्स आप में उतर जाएगी, आप इन ट्रिक्स को सीख पाओगे। चलिए 2 ट्रिक की अपने बात हो चुकी है, और भी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उन क्वेश्चनों में ऐसी टेक्निक में बताता चलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये एफर्ट लगाना है, ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन की ये एफर्ट लगाना है। तीसरा मैं ट्रिक की बात करता हूं, कैलकुलेशन का तीसरा जुगाड़ करना क्या है। अब की बार अपन बात कर रहे हैं वर्ग की। अपन किसी एक ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जिसमें
प्रत्येक अंक समान हो, चाहे वो संख्या कितने ही अंकों की क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, और उसका अगर अपने को स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? जैसे अपने को दे दिया मान लो 111 का स्क्वायर, मान लो दे दिया 1111 का स्क्वायर, मान लो दे दिया 11111 का स्क्वायर, मान लो दे दिया 222 का स्क्वायर, मान लो दे दिया 3333 का स्क्वायर, मान लो दे दिया 22,222 का स्क्वायर। इस प्रकार से एक कैलकुलेशन अगर आपको दी गई है, मान लो आपको दे दिया 44 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर अपन कैसे करें? आप देख सकते हो ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, सारे के सारे एग्जांपल में एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिसमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करते हैं इन शुरू के 3 एग्जांपल से, उसके बाद में आगे वाले देखेंगे। देखो शुरू के 3 एग्जांपलों में कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 की। स्क्वायर करना है, 111 है। आप ये देखो 1 की पुनरावृत्ति इसमें कितनी बार हुई? कितनी बार हुई? 3 बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, सीधी सीधी 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, उसके बाद वापस उल्टी गिनती लिखो, 3 2 1 बोलते हैं अपन, 1 2 3 3 2 1। लेकिन ध्यान रखना जो सबसे बड़ी वाली राशि है उसको 2 बार रिपीट नहीं करना, उसको केवल एक ही बार लिखना। ये हो गया 111 का स्क्वायर, इतना ही। यहां पर देखो कितना है, 1 की पुनरावृत्ति हुई 4 बार, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ये आ गया साहब 12,34,321, ये 1,111 का स्क्वायर है। यहां पर देखो 1 की पुनरावृत्ति कितनी बार की गई है? 5 बार। 5 बार अगर इसकी पुनरावृत्ति की है तो आपको क्या करना है? 5 बार इसको लिखना है, 1 2 3 4 5, फिर उल्टी गिनती लिखेंगे 4 3 2 1। ये लो 11,111 का स्क्वायर हो गया। मेरे हिसाब से मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ चुके हो। आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कर रहे हो और उसमें एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसमें क्या करना है, जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है आप, और जितनी बार पुनरावृत्ति हुई उतनी बार गिनती लिख के फिर वापस उल्टी गिनती लिखनी है। मतलब आरोही और अवरोही क्रम बनाना है, और जितने अंक उसमें लिखे गए उतनी बार उसको लिखना है, वो अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये केवल तभी लागू होगा जब कौन से अंक की पुनरावृत्ति होगी? 1 की। अब आप आगे देखिए, यहां पर पुनरावृत्ति किसकी होगी? 2 की। कोई बात नहीं, 2 की होगी तो 2 का भी करेंगे। आप पहले तो एक बार देखो पुनरावृत्ति हुई कितनी बार है? 3 बार हुई। आप एक बार के लिए ये मान के चलना कि यहां पर 2 नहीं है, केवल 1 ही लिखा हुआ है, 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर 1 की 3 बार पुनरावृत्ति होती तो स्क्वायर क्या होता? 1 2 3 2 1, 12,321 इसका स्क्वायर हो जाता। समझ पा रहे हैं आपको? ठीक है। अब आप ये देखो यहां पर 1 नहीं है, क्या लिखा हुआ है? 2। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 के रूप में बदलने के लिए आप 2 के स्क्वायर से इसको गुणा कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसी प्रकार यहां पर 3 की पुनरावृत्ति 4 बार हुई, एक बार 3 को छोड़ दो, आप ये मान के चलो 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। 1 की पुनरावृत्ति अगर 4 बार होती है तो स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 3 2 1। लेकिन अब देखो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 3 के स्क्वायर से इसको गुणा कर देंगे, गुणा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो 2 की पुनरावृत्ति हो रही है 5 बार, आप 2 को छोड़ दो, एक बार ये मान के चलो 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। 1 की पुनरावृत्ति अगर 5 बार होती है तो स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। और अब 1 की जगह अपने को 2 बनाना है तो अपन 2 के स्क्वायर से इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। यहां देखिए 4 की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, आप केवल ये मान के चलो 1 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। 1 की पुनरावृत्ति 2 बार है तो 1 2 1, लेकिन 1 के स्थान पर अगर 4 प्रतिस्थापित करना है या 4 के रूप में इसको बनाना है तो 4 के स्क्वायर से गुणा कर देंगे 16। चलिए गुणा करते हैं, क्या आएगा? अब इसको गुणा करेंगे इधर से, तो सबसे पहले 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब 12 में हासिल कितनी लग रही है? 1। वो हासिल आपको यहां पर क्या करते हैं, यहां लिखते हैं, इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। क्या करोगे? 1 हासिल है तो 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर 4 एकम 4, ये आ गया 49,284। किसका स्क्वायर है? 222 के स्क्वायर का मान है। इसी प्रकार यहां से हल करेंगे तो क्या आएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 हासिल का 28, 9 चौक 36 और 2 हासिल के 38, 9 तिया 27 और 3 हासिल के 30,
9 दूनी 18, 3 हासिल के 21 और 9 एकम 9 और 2 11। ये आ गया साहब 3333 का स्क्वायर है। इसके बाद में यहां देखेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 में एक हासिल है तो 4 चौक 16 और 1 17, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 चौक 16, 2 हासिल है तो 18, 4 तिया 12 और 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। ये बन गया इसका स्क्वायर। इसी प्रकार इसको देखना है तो क्या है वो 16 एकम 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 16 एकम 16, 16 और 3 हासिल है तो 19, 1936 आ गया 44 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल, उतना ही आपके लिए फायदेमंद। और देखते हैं 2 एग्जांपल इसके। मान लो अपने को अगले में 555 का स्क्वायर करने के लिए बोला है। 555 का स्क्वायर करना है तो आप एक बार के लिए मान के चलो 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। 1 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई इसमें? 3 बार। तो आ जाएगा 1 2 3 2 1। लेकिन अब 1 की जगह 5 अगर लिखना है तो 5 के स्क्वायर से गुना करेंगे, वो कितना होगा? 25। चलो गुना कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 25 एकम 25 हासिल लग रही है 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80 हासिल 8, 25 दूनी 50 और 8 58, 25 एकम 25 और 5 30। ये लो सर 3,08,025 के आ गया 555 का स्क्वायर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ पा रही हैं आप? 333 का अगर मान लो स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? पहले 1 को मान के चलेंगे तो 1 2 3 2 1 हो जाएंगे और फिर क्या किससे गुणा कर देंगे? 9 से, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 28 हासिल सीधा जोड़ता चल रहा हूं। हासिल मैंने जोड़ दी, 9 तिया 27 और 1 28 हासिल 2 है तो 9 दूनी 18 और 2 20, 9 एकम 9 और 2 11। ये आ गया साहब। मेरे हिसाब से अब बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ रही है। चलिए, ये हो गया अपने वर्ग का तीसरा तरीका, किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जिसमें एक समान अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब बात करते हैं अपने चौथे तरीके की। आप चाहो तो इनको एक एक एग्जाम्पल नोट करते जाएं, क्योंकि ये ऐसी कैलकुलेशन है कि अगर आपने एक दिन भी खुद नहीं पढ़ा तो दूसरे दिन आप आधी भूल जाओगे। इसलिए आप इनको साथ साथ एक एक दो एग्जाम्पल नोट करते जाएं, ताकि दोबारा देखेंगे तो एक दो एग्जाम्पल उस टाइप के देखते अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे बताया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा सवाल या एक ऐसी संख्या जिसको अपने को गुणा करना है, लेकिन गुणा कर किया गया है 11 से या 22 से या 33 से या 44 से। इस प्रकार की संख्याओं से अगर गुणा किया जाता है तो कैसे करना है? मतलब किसी भी संख्या को, चाहे कितने अंकों की हो, उसको 11, 22, 33, 44 ऐसी संख्याओं से अगर गुणा करना है तो कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा गया मान लो 72, इसको गुणा करना है अपने को 11 से। 72 को 11 से गुणा करना है तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो आप एक काम करो, उसके पहले और अंतिम अंक को तो लिखना ही लिखना है, लेकिन बीच में जितने भी अंक आते हैं, पहले को पहले की जगह, लास्ट को लास्ट की जगह। मतलब 2 का लिख दिया 2, 7 का लिख दिया 7। अब बीच में क्या करना है? ये जितने भी 2-2 के रूप में जोड़ों में जुड़ सकते हैं, उतने जोड़ों को क्रमागत रूप से या लगातार जोड़ते हुए बीच में लिखते जाना है। तो बीच में तो केवल एक ही जोड़ा बनेगा, 7 और 2 9। ये लो साहब, 72 का 11 से गुणा गया 792। इसी प्रकार मान लो कि मुझे लिखना है 5231, इसको मुझे गुणा करना है 11 से। तो क्या करेंगे? पहला तो लिखा ही लिखा है 1। अब 2-2 के जोड़ों में जितने जोड़े बन सकते हैं उनको जोड़ते चलेंगे। तो पहला 1 और 3 4, फिर 3 और 2 5, फिर 5 और 2 7, और सारे जोड़े जुड़ गए तो लास्ट वाला लिख देंगे 5। 57,541 आ गया। 5231 को 11 से गुणा करना है। और देखो आप, मान लो 937 को 11 से गुणा करना है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले लिख दिया अपन ने 7, फिर 2-2 के जोड़ों में जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 10 में हासिल 1, हासिल तो लेनी ही लेनी है। फिर 9 और 3 12, 1 हासिल वाला, फिर हासिल रह गई 1। तो अब जो 2-2 के जोड़े जो जुड़ गए तो लास्ट में लास्ट वाला अंक लिखेंगे 9, लेकिन 1 हासिल बची हुई है तो 9 और 1 10, 10,337 आ गया 937 को 11 से गुणा करने पर। और देखिए
4687 को गुणा करना है मान लो 11 से। 4687 को अगर 11 से गुणा करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले 7 का लिख दिया 7, फिर 8 और 7 15 का 5 हासिल लग गई 1, 8 और 6 14 हासिल वाला 1 है तो फिर से 15 हासिल 1, 6 और 4 10 1 हासिल का 11, फिर हासिल 1। अब सारे जोड़े अगर जुड़ गए तो लास्ट में 4 लिखेंगे लेकिन 1 हासिल का रहा हुआ है तो 5। ये क्या आ गया 51557। और देखो 12876 को गुणा करना है मान लो 11 से। तो अब है ना आपको ऐसे जोड़ जोड़ के इतना टाइम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो आप डायरेक्ट लिखो। देखो क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले आ गया 6, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 6 13 1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15 और 1 16, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 1 हासिल का 11, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3 1 हासिल का 4 और लास्ट में लिख दिया 1। ये लो 1,41,636। अब अगर मान लो ये तो बात हुई है 4-5 एग्जांपल अभी तक मैंने आपको समझाया अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करना होता है तो। अब मैं बात करता हूं अगर अपने को किसी संख्या को 22 से 33 से 44 से अगर ऐसे गुणा करना है तो क्या करेंगे। जैसे एक संख्या दे दी 143 को गुणा करना है 33 से, या फिर आपको दे दिया कि 1172 को गुणा करना है 44 से, या फिर दे दिया अपने को कि 56 है उस 56 को गुणा करना है 66 से, या फिर दे दिया अपने को 12344 को गुणा करना है 22 से। इस प्रकार से अगर कोई कैलकुलेशन करनी है। और एक बात और बता दूं, अगर आपको 4-5 पदों के रूप में भी गुणा करना हो ना, मान लो ये 4-5 संख्या यहां जो भी है अगर इनको गुणा करना है और अगर इनमें से कहीं पर भी 11 लिखा हुआ है, मान लो इनमें से एक भी पद अगर 11 है तो आपकी कैलकुलेशन इजी होगी निश्चित रूप से। करना क्या है, आपको 11 को सबको सबसे लास्ट में गुणा करना। इन दोनों को कर दिया, इन दोनों को कर दिया, मतलब चारों संख्याओं को गुणा करके लास्ट में आप 11 से गुणा करोगे। बताऊंगा मैं ऐसी कैलकुलेशन कि करनी कैसे है, लेकिन जहां कहीं पर 11 से और निश्चित रूप से जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी ना उसमें एक आधा 11 आपको जरूर मिल जाएगी। और अगर आपको 11 मिल रहा है तो 100% कैलकुलेशन बिल्कुल सेकंडों में हो जाएगी, 1-2 स्टेप के अंदर अंदर हो जाएगी। चलिए अब अपने इनको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया, 143 को गुणा करना है 33 से। अभी तक मैंने आपको जो 4-5 एग्जांपल पहले बताए उन सब में मैंने गुणा करना बताया किससे, 11 से। तो आप एक काम करो, पहले ये 33 जो है इसका मतलब क्या होता है 11 गुणा 3, 11 से सबसे लास्ट में गुणा करना है। आप एक काम करो, पहले 143 का तिगुना कर लो। 143 का तिगुना का मतलब 3 से गुणा नहीं करना है, गुणा तो करना है लेकिन जिस तरीके से आप करते आ रहे हो वैसे करना नहीं करना है। आप देखो क्या लिखा हुआ है, 143 गुणा किससे करना है, 3 से। चलो 143 का मतलब क्या हो गया, 140 और 3, 140 का तिगुना कितना हुआ, 14 3 42, 420 और 3 का तिगुना 9, तो 420 और 9 कितना हुआ, 429। अब गुणा किससे करना है, 11 से। कर लो 11 से, ये लो आ गया 9 का 9, 9 और 2 11, 4 2 6, एक हासिल वाला 7 और ये 4 का 4, ये लो 4719 आ गया। 143 को 33 से गुणा किया। ऐसे अपन अगर कैलकुलेशन लेके बैठ जाएं तो निश्चित रूप से अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो गलती होने के चांस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने एक आधी हासिल भी भूल गए तो मामला बिगड़ गया। गणित का तो सीधा सीधा सिस्टम है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए साहब अगला देखते हैं। 1172 को गुणा करना है 44 से। 44 को आप 4 गुणा 11 मान के चलो, मतलब पहले अपन इसका 4 गुणा करेंगे, कोई बात नहीं 4 गुणा इसका भी क्यों करेंगे, पूरे का नहीं करेंगे, अपन इसको टुकड़ों में तोड़ के करेंगे। 1172 का मतलब क्या हो गया, 1170 और 2 सब टुकड़ों का 4 गुणा कर लो। 1100 का 4 गुणा 4400, 70 का 4 गुणा 7 चौक 28, 280 और 2 का 4 गुणा 8, 280 और 8 288 और पहले 4400 और 288 कितना हो गया, 4688 गुणा 11। ये स्टेप कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, तब आप आराम से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंडों में कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, 11 से करना तो ये 8 8 और 8 16 क्या हासिल लग गई 1, 8 और 6 14 और 1 15 हासिल लग गई 1, 6 और 4 10 1 हासिल का 11 हासिल 1 बची हुई है, सारे जोड़े आपने जोड़ दिए तो लास्ट में जब 4 लिखेंगे तो 4 के साथ 1 हासिल वाला आ जाएगा 5। ये आ गया 51,500%। समझ पा रहे हैं। अगला देखिए साहब,
56 को गुना करना है 66 से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 6 गुना 11 मान लो। अब 56 का 6 गुना करना है। 56 का 6 गुना का मतलब क्या हो गया? 50 और 6 का 6 गुना। 50 का 6 गुना तो कितना होता है? 300 और 6 का 6 गुना 36, तो 336 हो गया। बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन हो रही है। 336 और गुना किससे करना है? 11 से। तो क्या आ जाएगा? ये लो 6 6 3 9 3 3 6 और ये 3 का 3 36 96 आ गया। कोई समस्या ही नहीं, आराम से सेकंडों में सोल्व हो रहा है। यहां पर 12344 को आपको गुणा करना है 22 से, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको मान लेते हैं 2 गुना 11। पहले इसका डबल करेंगे, 12344 का डबल 12000 का डबल 24000, 300 का डबल 600 और 44 का डबल 88। कितना आ गया? 24688। बिल्कुल सिंपल मेथड है, 24688 और गुणा किससे करना है? 11 से। तो देखो आप, सबसे पहले 8 था तो आ गया 8, फिर ये 8 8 16 हासिल लग गई 1, फिर 8 अच्छा 14 हासिल वाला 1 है तो 15, 6 और 4 10 1 हासिल का 11, 4 और 10 6 1 हासिल का 7। अब कोई हासिल बची नहीं है तो इसलिए 2 का 2 2,71,568। ये आ गया साहब कैलकुलेशन। मेरे हिसाब से आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। और देख लो एक तो एग्जाम का, सात सौ सैंतीस को मान लो 77 से गुणा करना है। ऊटपटांग कैलकुलेशन लग रही है, कोई बात नहीं, ये लो 7 गुना 11 मानेंगे। अब आप क्या करोगे? 737 को पहले 7 से गुणा करोगे, लेकिन 737 को नहीं करेंगे, 730 7, मतलब इनको इनके स्थानीय मानों के रूप में अपन तोड़ते हुए चलेंगे। प्लेस वैल्यू इनकी सबकी अलग अलग लेते हैं, चलेंगे। 700 का 7 गुना 49 4900, 30 का 7 गुना 210, ठीक है, तो 49 और 210 5110, और 7 का 7 गुना 49, 5110 में 49 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 5159। अरे भाई, इसका 4900, इसका 210, इसका 49, तो 4900 में 4900 में 210 मत जोड़ो तो 200 जोड़ लो। 4200 में 200 जोड़ा तो 5100, और फिर 49 और 10 59, तो 5100 में 59 जोड़ दिया तो ये आ गया 5159। इसको गुणा किससे करना है? 11 से। ये लो आ गया 9 9 और 5 14, हासिल लग गई 1, 5 और 1 6, हासिल वाला 1 7, फिर 5 और 1 6 और ये 5 का 5, 56,749। ये आ गया साहब 737 का 77 से गुणा। अब मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप इत्मीनान से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि इनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है सरलीकरण में, प्रतिशत में, और आगे टॉपिक आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ज्यादा, और फिर उसके बाद में लाभ आनी, ज्यादा कैलकुलेशन इन्हीं टॉपिकों में करनी पड़ती है। बाकी तो एक एक स्टेप में उतरा जाता है, बाकी टॉपिकों में ज्यादा कैलकुलेशन की अपने को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन टॉपिक और इन्हीं टॉपिकों के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, लाभ हानि के, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, सरलीकरण, इन टॉपिकों के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसलिए इनमें जहां कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां ये ट्रिक्स बहुत काम में आती है, ब्रह्मास्त्र साबित होती है, मान के चल सकते हो। ये चौथा तरीका, 4 पॉइंट बताए। पहला आपको बताया था किसी ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसका पहला अंक 5 हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा? दूसरा बताया कि 2 ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनका पहला अंक 5 और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो। तीसरा मैंने आपको बताया था किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जिसमें प्रत्येक अंक समान हो। और चौथा बताया किसी भी संख्या को 11, 22, 33 या 11 के गुणजों से गुणा करना। ये 4 तरीके मैंने आपको बताए। 2 तरीके पहले वाली क्लास में बताए, 2 आज वाली क्लास में बताए। आशा करता हूं आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अभी बहुत से तरीके इसके कैलकुलेशन के और भी बाकी हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्लास में जितनी ज्यादा ट्रिक्स बताई जाती है उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए आज मैं आपको केवल 2 ही ट्रिक बता रहा हूं। आज के लिए इतना ही। आप इनको प्रैक्टिस करिए खुद की तरफ से, पेन और रफ कॉपी उठाकर 10-10, 20-20 एग्जाम्पल अपने खुद की तरफ से लिखो, छोटे भी लिखो, बड़े बड़े कैलकुलेशन भी लिखो, और उनको खुद प्रैक्टिस करो। आप 1 घंटा अगर कैलकुलेट कर लोगे इन दोनों ट्रिक्स को, अगर आप 1 घंटे की जरूरत नहीं है, अगर आप
20-25 मिनट भी देते हो तो 20-25 मिनट बाद में इस कैलकुलेशन में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप में आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ ऐसी कैलकुलेशन को तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।